हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको 10वीं क्लास के इतिहास के दूसरा पार्ट प्राचीन विषयों की प्रमुख सभ्यताओं के विषय में करवा रही हूँ। इसमें मैं आपको करवाने जा रही हूँ मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसमें मैं आपको उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के विषय में समझाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन विषयों की प्रमुख सभ्यताओं में दूसरी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए कहाँ पर स्थित थी। प्राचीन काल में जो है ये फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित थी, जहाँ पर आजकल आधुनिक अगर हम बात करें तो जहाँ पर आज इराक है, ये क्षेत्र मेसोपोटामिया का क्षेत्र होता था। यह यूनानी भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों के मेल से बना है, मेसो जमा पोटम। मेसो का अर्थ है मध्य और पोटम का अर्थ है नदी। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच का भाग होता है। मतलब जो मेसोपोटाम का क्या अर्थ है कि दो नदियों के जो बीच का भाग होता है उसको मेसोपोटामिया कहा जाता था। दो नदियाँ कौन सी थी? दजला और फरात। मेसोपोटामिया में तीन सभ्यताओं का विकास हुआ, सुमेरियन, बेबीलोन और एसीरिया। सुमेरियन में क्या होता है कि सभ्यता का जन्म होता है और बेबीलोन में ये सभ्यता अपने चरम विकास पर पहुंचती है और असीरिया ने इस सभ्यता को ग्रहण करके इसमें प्रगति प्राप्त की। अब इस सभ्यता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कर लेते हैं। पहला है मेसोपोटामिया क्षेत्र में विकसित होने वाली विभिन्न सभ्यताएं कौन कौन सी थी। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया सुमेरिया की सभ्यता। 4500 ईसा पूर्व में फारस की सुमेरियन जाति ने मेसोपोटामिया पर आक्रमण करके वहां की अक्काद, बेबीलोन, एलम और मूसा आदि जातियों को पराजित कर अपना अधिकार जमा लिया। मतलब क्या था कि जो सुमेरियन जाति के लोग थे उन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया और वहाँ की जो चार जातियाँ थी अक्काद, बेबीलोन, एलम और मूसा, उनको हराकर अपना कब्जा वहाँ पर स्थापित कर लिया। सुमेरिया में इसके बाद छोटे छोटे नगर राज्य जैसे उर, निपुर, लगास आदि स्थापित हुए जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए। इस आक्रमण के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर छोटे छोटे नगर बस गए, जैसे उर है, निपुर है और लगास है, लेकिन वो एक दूसरे से स्वतंत्र थे। नगर राज्य के स्वतंत्र शासक को पटेसी कहते थे और पटेसी के जो मुख्य कार्य थे वो क्या थे? भूमि कर वसूल करना, बाहरी आक्रमणों से नगर राज्यों को बचाना, जनता के जो मुकदमे हैं उन पर अपने निर्णय सुनाना। सुमेरिया के लोगों ने किलाक्षर लिपि का आविष्कार किया। मतलब सुमेरिया लोगों ने क्या किया? एक लिपि का आविष्कार किया जिसका नाम उन्होंने रखा किलाक्षर लिपि। तो अब तक हमने पढ़ी सुमेरिया की सभ्यता। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी दूसरी सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता। देखिए मेसोपोटामिया के जो दक्षिणी भाग में हेमराइट नदी के किनारे बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास हुआ। कौन सी नदी के किनारे? हेमराइट नदी के किनारे। इसके बाद क्या होता है कि जो 2200 ईसा पूर्व में स्मेस्टिक लोग, कौन थे स्मेस्टिक लोग? मध्य पूर्व की तरफ से आने वाली वह सामी भाषा बोलने वाली जो जाति थी उसको कहते थे सेमेस्टिक। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उसकी एक शाखा थी एमराइट, उसने सुमेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, उसने क्या किया? सुमेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और 100 वर्षों के युद्ध के बाद जाति के महान राजा हम्बुराबी ने संपूर्ण मेसोपोटामिया पर अपना अधिकार कर लिया। तो जो ये सेमेस्टिक लोगों की एक शाखा थी एमराइट, इसने खाली सुमेर पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन 100 वर्षों के युद्ध के बाद इस जाति का जो एक महान राजा था हम्बुराबी, उसने संपूर्ण मेसोपोटामिया पर अपना अधिकार कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने बेबीलोन को राजधानी बनाया, वह एक विधि संहिता भी बनाई। किसको बनाया? बेबीलोन को उन्होंने राजधानी बनाया और एक विधि संहिता यानी कानून बनाया कि किन के आधार पर उनका शासन चलेगा। उन्होंने साम्राज्य को प्रगति की चरम सीमा तक पहुंचाया। उनके काल में जो है इस साम्राज्य ने बहुत प्रगति की। यहाँ के जो प्रमुख शासक रहे वो थे निसी, अम्मी जादूगा, संसी अदाद आदि। इन्होंने 536 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो आइए अब पढ़ते हैं असीरिया की सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया की तीसरी सभ्यता थी। इसमें क्या होता है कि जो बेबीलोनिया की सभ्यता ने प्रगति की, इसने उसको धारण किया और आगे अपने शासन को चलाया। देखिए कैसे चलाया। सेमेस्टिक लोगों ने दजला नदी के ऊपरी तट पर अधिकार करके असुर नगर बसाया। कौन सी नदी पर? दजला नदी के ऊपरी तट पर एक ऐसा नगर बसाया जिसका नाम रखा इन्होंने असुर नगर। इस नगर के नाम पर ही वह सभ्यता असीरिया की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी के नाम पे इसका क्या नाम रखा गया? असीरिया की सभ्यता।
समष्टिक लोगों ने 700 वर्षों तक शासन किया। देखिए कितने वर्षों तक, 700 वर्षों तक। और यहाँ का जो प्रथम शक्तिशाली राजा था वो था तिग्लत-पिलेसर। ठीक है, इन नामों को याद रखना। साथ साथ आप अशुरबनीवाल असीरिया का अंतिम प्रतापी शासक था। ये था प्रथम और ये था अंतिम। कौन सा? अशुरबनीवाल। ठीक है, अशुरबनीवाल के समय में व्यापार, कृषि और कला आदि क्षेत्रों में असाधारण उन्नति हुई, मतलब बहुत प्रगति की इन क्षेत्रों में। उसने अपनी राजधानी निनवे में भव्य महलों और मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? निनवे में। और उसने वहाँ पर क्या किया? भव्य महलों और मंदिरों का निर्माण करवाया। असुर की मृत्यु के पश्चात असीरिया का साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। मैंने पहले ही बता दिया कि ये लास्ट प्रतापी राजा था। तो इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? असीरिया का पतन होना आरंभ हो गया। और 612 ईसा पूर्व में चेल्डियों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अब कौन थे यहाँ? चेल्डी। असीरिया में राजा सेना का सर्वोच्च नायक होता था। उसके पश्चात लिम्बू और तुर्तान नामक पदाधिकारी सेना अध्यक्ष होते थे। यानी सबसे ऊपर कौन होता था? राजा, और उसके नीचे 2 सेना अध्यक्ष होते थे जिन्हें हम लिम्बू या तुर्तान कहते हैं। असीरियन सम्राटों ने निरंकुश नीति के आधार पर 150 वर्षों तक शासन किया। अब इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया था? 150 वर्षों तक। किस नीति के आधार पर? निरंकुश नीति के आधार पर। मतलब अंतिम फैसला राजा का होता था, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता था, वो स्वेच्छाचारी राजा होता था। आगे हम पढ़ते हैं जिगुरात क्या होते हैं। देखिए मानचित्र में आप इसको देख सकते हैं। ये क्या होते थे? सुमेर के नगरों में पिरामिड के आकार में बनाए जाने वाले ऊंचे मंदिरों को जिगुरात कहते थे। ठीक है, सुमेर में जो है ऊंचे मंदिर बनाए जाते थे। कैसे? पिरामिड के आकार के, उनको जिगुरात कहा जाता था। अगला है कि बेबीलोन का जिगुरात। बेबीलोन मैंने आपको सभ्यता समझाई थी, उसमें एक जिगुरात बना हुआ है। वो कैसा है? 300 फुट लंबा, 300 फुट चौड़ा और 300 फुट ऊंचा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है मेसोपोटामिया की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी होती है जिसमें प्रशासन को संभाला जाता है? देखिए मेसोपोटामिया में शासक निरंकुश होते थे तथा साम्राज्य में उनका पूर्ण नियंत्रण होता था। जहाँ पर राजा निरंकुश होंगे तो पूर्ण सत्ता, असीम जो शक्ति होती है शासन की, वो उन्हीं के हाथों में होती है और उस पर उन राजाओं का पूर्ण नियंत्रण होता है। लेकिन शुरुआती दौर में प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी जो बाद में राजतंत्र में स्थापित हो गई। जैसे इसने बताया कि मेसोपोटामिया में पहले कैसी व्यवस्था थी? प्रजातांत्रिक, यहाँ जनता का शासन था, लेकिन बाद में ये बदल गई किस में? राजतंत्र में। आगे आता है मेसोपोटामिया में दैविक आधार पर शासन होता था। सर्वोच्च सेनापति, न्यायाधीश व शासक सर्वोच्च पदाधिकारी होते थे। दैविक आधार पर कैसे? मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो राजा थे उनको देवों यानी भगवानों का प्रतिनिधि माना जाता था, तो उस आधार पर ही वहाँ शासन होता था और मुख्यतः वहाँ पर जो सेनापति, न्यायाधीश और जो शासक थे उनको ही सर्वोच्च पदाधिकारी का पद प्राप्त था। आगे है मेसोपोटामिया में शासन के संचालन की सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य को कई भागों में बांटा गया था। मतलब पूरा शासन एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता, इसलिए उसको छोटे छोटे भागों में बांटा गया था। और जो प्रांत जो बनाए गए थे उनके जो गवर्नर होते थे शासन को संभालने के लिए, उनका जो चुनाव था वो स्वयं राजा वहाँ पर करता था। गवर्नर अपने प्रांत से कर इकट्ठा करने, शांति बनाए रखने, युद्ध में शासक का सहयोग करने के कार्य करते थे। मतलब उनका काम ये था कि प्रांत का क्या करना है कि जितना भी कर आता है उसको इकट्ठा करें, अपने जो प्रांत है उनमें शांति बनाए रखें और अगर बाई चांस युद्ध हो जाता है तो वो शासक का सहयोग करें। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उस समय क्या था? मेसोपोटामिया में जो समाज था उसमें 3 वर्गों में उसको विभाजित किया गया था। पहला है उच्च वर्ग। इस वर्ग में राजा, उच्च पदाधिकारी और पुरोहित आदि आते थे। दूसरा वर्ग था वो था मध्यम वर्ग। इस वर्ग में सामंत और व्यापारी आते थे। तीसरा वर्ग जो कि निम्न वर्ग था, इस वर्ग में दास और किसान सम्मिलित होते थे। समाज में नैतिकता के ऊपर जो है बहुत जोर दिया गया था। इसमें क्या है कि नैतिकता के आदर्श बहुत ऊंचे स्थापित किए गए थे। समाज में स्त्रियों की दशा जो है वो सामान्य थी और नैतिकता समाज के सभी वर्गों के लिए जरूरी थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है मेसोपोटामिया के धार्मिक जीवन के विषय में समझाइए। मेसोपोटामिया जो है वहाँ पर लोग बहुदेववादी थे, यानी बहुत सारे देवताओं को मानने वाले थे। प्रत्येक नगर के अलग अलग देवता होते थे।
वे खेत, नदियों, पहाड़ों की भी पूजा करते थे। इनके प्रमुख देवता अनु मतलब आकाश की यानी पृथ्वी की, सिन यानी चंद्रमा की भी पूजा वो करते थे। ये आकाश, पृथ्वी और चंद्रमा के नाम उस समय होते थे। वो यानी कि वो प्राकृतिक चीज़ों की भी पूजा करते थे, वो देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो बलि देते थे और विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर वहाँ पर बनाए गए थे। जो क्वेश्चन है वो है मेसोपोटामिया के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए या आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए। यहाँ पे क्या है कि लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता था। इसमें गेहूं, जौ, जैतून, कपास और अंगूर की खेती की जाती थी। उस समय जो उद्योग और धंधे थे वो बहुत उन्नत थे। विनिमय यानी वस्तु, विनिमय क्या होता है? आदान प्रदान, ठीक है, वस्तु का भी हो सकता है और ये पैसे का यानी मुद्रा का भी हो सकता है। सोना, चांदी और तांबे के टुकड़ों से होता था, यानी वो मुद्रा के रूप में इन टुकड़ों का प्रयोग करते थे। यहाँ पशुओं में ऊँट और बकरी विशेष थी। हर घर में जो है ऊँट और बकरियों को रखा जाता था। यहाँ लकड़ी, सोना, चांदी व कीमती पत्थरों पर सुंदर नक्काशी करके विभिन्न तरह के सामान बनाए जाते थे। मतलब क्या है कि वो कीमती पत्थर और जो सोना चांदी की चीज़ें थी उन पे क्या करते थे? नक्काशी करते थे और सुंदर सुंदर तरह के सामान बनाते थे और उनका व्यापार वो करते थे। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।